हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, किसी वस्तु विषय की उसके लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसके गुण, दोषों एवं उपयुक्तता का विवेचन करने वाली साहित्यिक विधा को ही समीक्षा कहा जाता है। दोस्तों, पिछले अध्यायों में हम समीक्षा पर विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं कि समीक्षा क्या होती है, इसे हम कैसे लिखते हैं। साथ ही साथ हमने पुस्तक समीक्षा के विषय में भी विस्तार पूर्वक जाना था। आज के अध्याय में हम भीष्म साहनी की चीफ की दावत की कहानी पर चर्चा करेंगे, जिसमें लेखक ने मध्यम वर्गीय परिवार की भावनाओं को बहुत ही सुंदर तरीके से व्यक्त किया है। आज हम कहानी के तत्वों के आधार पर कहानी की समीक्षा कैसे करते हैं, इसके विषय में जानेंगे और साथ ही साथ हम जानेंगे कि कैसे उन तत्वों के आधार पर चीफ की दावत कहानी की समीक्षा तर्क संगत है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और चीफ की दावत कहानी की समीक्षा के विषय में जानते हैं। कहानी के तत्वों के आधार पर चीफ की दावत कहानी की समीक्षा हमने यहाँ पर की है। कहानीकारों और विद्वानों ने सर्वसम्मति से कहानी के 6 तत्व निश्चित किए हैं। इस प्रकार हैं वो: कथा वस्तु, पात्र और चरित्र चित्रण, संवाद योजना, देशकाल और वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य। दोस्तों, यदि कोई भी कहानी जब इन 6 तत्वों पर खरी उतरती है, तभी वह कहानी की समीक्षा जो है न्याय संगत होती है। कहानी लिखना और फिर उसकी समीक्षा करना दोनों बिल्कुल अलग बात है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि जो ये चीफ की दावत कहानी है वो किस प्रकार इन जो हमारी 6 प्रकार हैं, 6 तत्व हैं, इन पर खरी उतरती है। कथा वस्तु या कथानक, सबसे पहले हम इन पर चर्चा करेंगे, इन तत्वों के विषय में जानेंगे और साथ ही साथ हम देखेंगे कि इस तत्व के आधार पर क्या इस कहानी की समीक्षा या यह कहानी बिल्कुल तर्क संगत है। अब हम जानते हैं कथा वस्तु या कथानक क्या होता है। दोस्तों, कथा वस्तु का ही दूसरा नाम कथानक है। कथा वस्तु किसी भी कहानी का मूल आधार होता है और जो कथा वस्तु है वह कहानी की रीढ़ होती है। कहानी में कोई ना कोई कथा अवश्य होती है। जो भी है, कहानी में कथा का विषय संक्षिप्त होना चाहिए, जिससे उसे अल्प समय में ही प्रस्तुत किया जा सके। उपन्यास बड़े होते हैं, लेकिन कहानी कुछ ही शब्दों में तो नहीं कह सकते, लेकिन कहानी हमेशा उपन्यास से छोटी होती है। कहानीकार को कथा के विषय का चयन करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि कथा का विषय विस्तृत नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके अनावश्यक विस्तार से पाठक में अरुचि उत्पन्न होती है। कथा का जो विषय है वो अत्यंत संक्षिप्त भी नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा, कथा वस्तु का स्वाभाविक विकास नहीं हो पाएगा। और फिर विषय चयन करते वक्त हमेशा पाठक की रुचि अरुचि का ध्यान एक कहानीकार को रखना चाहिए। उत्कृष्ट कथानक वही माना जाता है जिसमें कहानीकार सांसारिक प्राणियों के सुख दुखों, कार्य व्यापार एवं उनकी गतिविधियों का मनोवैज्ञानिक चित्र अंकित करता है तथा जीवन के किसी मार्मिक पक्ष को कथा वस्तु का विषय बनाकर मानवीय संवेदना को अभिव्यक्ति देता है। दोस्तों, स्वरूप की दृष्टि से कथा वस्तु के 3 भाग हो सकते हैं। कौन कौन से? घटना, चरित्र और भाव प्रधान। और वस्तु विन्यास की दृष्टि से कथा वस्तु की 5 श्रेणियां होती हैं: आरंभ, विकास, कौतूहल, चरम सीमा और समाप्ति। मतलब किसी कहानी का पहले आरंभ होगा, फिर उसका विकास यानी कि कहानी बढ़ती चलेगी और फिर पाठकों के मन में कौतूहल होगा कि आगे क्या होगा, ये जिज्ञासा रहती है और फिर यह जिज्ञासा धीरे धीरे चरम सीमा पर पहुंच जाती है जैसे जैसे कहानी बढ़ती है और फिर इसका अंत होता है कहानी का। कथा वस्तु का आरंभ हमेशा अत्यंत आकर्षक और कहानीकार के कलात्मक कौशल का परिचायक होता है। कुशल कहानीकार की मूल संवेदना को अप्रत्यक्षतः प्रारंभ में ही स्पष्ट कर देता है। यह एक कुशल कहानीकार की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि कहानी के आरंभ में ही पाठक को समझ आ जाता है कि कहानी में किस बात पर ज़्यादा जोर दिया गया है।
अब जो ये कहानी है चीफ की दावत, यह भीष्म कहानी की श्रेष्ठ कथा है जिसमें लेखक मध्यम वर्गीय परिवार का कथानक लेकर चलता है। इसमें प्रदर्शन की भावना, आगे बढ़ने की चाह तथा उनके परिणाम स्वरूप मूल्य हनन का वर्णन किया गया है। कथा में सूत्रात्मकता है। कथा का प्रारंभ श्यामनाथ की चिंता से होता है। चीफ का आना कथा का मध्य है तथा चीफ का माँ से मिलकर जाना कथा का अंत है। और रोचकता की दृष्टि से पग पग पर पाठकों की कौतूहलता बनी रहती है। इस कहानी में कथानक रोचकता, जिज्ञासा, कौतूहलता, चरमोत्कर्ष तथा अंत आदि से संपन्न है। यानी कि इस कहानी में सभी बातें विद्यमान हैं। यह सब मिलकर कथा वस्तु को सशक्त और प्रभावी बनाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि कथा वस्तु की दृष्टि से कहानी पूरी तरह से सफल है। अब हम देखते हैं पात्र चरित्र चित्रण, यानी कि जो कहानी के पात्र हैं उनका चरित्र किस प्रकार से चित्रित किया गया है। पात्र कहानी शिल्प का महत्वपूर्ण तत्व है। कहानी का आकार सीमित होता है, अतः उसमें पात्रों की संख्या भी बहुत कम होती है। आधुनिक लेखकों की कुछ कहानियों में तो केवल 2 ही पात्र सारी कहानी की रचना करते हैं, किंतु कहानी के ये थोड़े से पात्र भी अत्यंत प्राणवान एवं प्रभावशाली होने चाहिए। पात्रों के चरित्र चित्रण के लिए प्रायः 4 शैलियों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सी? वर्णन, संकेत, संवाद एवं घटना। इन 4 शैलियों से किसी भी पात्र का चरित्र चित्रण कोई भी कहानीकार आसानी से कर सकता है। आधुनिक युग के कुछ कहानीकार मनोविज्ञान के आधार पर पात्रों के चरित्र का विश्लेषण करते हैं। और जो ये विश्लेषण की पद्धति है दोस्तों, ये 3 प्रकार की मानी जाती है। पहली है निरपेक्ष विश्लेषण, जिसके अंतर्गत लेखक पात्रों की जो प्रकृति होती है उसके बारे में बताता है। आत्मविश्लेषण के रूप में भी वह पात्र स्वयं अपनी वृत्तियों का चित्रण इस कहानियों में करते हैं। मानसिक ऊहापोह, यानी कि जो द्वंद्व चलता रहता है किसी पात्र के मन में, वह स्वयं ही अपने आप से तर्क वितर्क करता है और मानसिक अंतर्द्वंद्व को स्पष्ट करता है। और जो ये कहानी है चीफ की दावत, इसमें मूलतः 4 पात्र हैं। कौन कौन से वो 4 पात्र हैं? श्यामनाथ, उसकी पत्नी, उसकी माँ और जो वो चीफ जो बाहर से आता है मेहमान, वह। इसमें भी मूलतः संपूर्ण कथा श्यामनाथ और उसकी माँ के इर्द गिर्द घूमती है। यानी कि जो उसकी पत्नी है श्यामनाथ की और चीफ, उसका इतना ज्यादा कहानी में रोल नहीं है। माँ बेटे की बेइज्जती ना हो जाए इस भाव से कांपती रहती है। उधर श्यामनाथ अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए माँ को मानवीयता रहित निर्देश देता रहता है, जो कि उसका चरित्र उभारता है। पता चलता है कि इस कहानी में श्यामनाथ का चरित्र कितना कैसा है। अब हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं। 5:30 बज चुके थे। अभी मिस्टर श्यामनाथ को खुद भी नहा धोकर तैयार होना था। श्रीमती कब की अपने कमरे में जा चुकी थी। श्यामनाथ जाते हुए एक बार फिर माँ को हिदायत करने गए, माँ रोज की तरह गुमसुम बन के नहीं बैठी रहना। अगर साहब इधर आ निकले और कोई बात पूछे तो ठीक तरह से बात का जवाब देना। माँ कहती है कि बेटे मैं तो ना पढ़ी हूँ ना लिखी हूँ, क्या बात करूँगी। तुम कह देना उससे कि माँ अनपढ़ है, कुछ जानती समझती नहीं, वह नहीं पूछेगा। फिर क्या होता है, 7 बजते ही माँ का दिल धक धक करने लगता है। देखिए दोस्तों किस प्रकार लेखक ने, कहानीकार ने हर एक के पात्र के जो चरित्र चित्रण है, पात्रों का जो उस टाइम की मनोदशा है, उसे अपने किस प्रकार शब्दों में सुंदर तरीके से हमें बताया है। 7 बजते बजते माँ का दिल धक धक करने लगा। अगर चीफ सामने आ गया और उसने कुछ पूछा तो वह क्या जवाब देगी। अंग्रेज को तो दूर से ही देखकर वह घबरा उठती थी, और फिर यह तो अमेरिकी है, ना मालूम क्या पूछे, मैं क्या कहूँगी। फिर माँ का जी, वो इतना डर गई माँ कि उसका जी चाहा कि वह पिछवाड़े से अपनी विधवा सहेली के घर चली जाए, मगर फिर वो बेटे के हुक्म को कैसे टाल सकती थी। चुपचाप कुर्सी पर से टांगे लटकाए वह बैठी रही। पता चलता है कि इसमें बेटे को माँ के भावों से कोई मतलब नहीं है, माँ की मनोदशा को वो बिल्कुल नहीं समझना चाहता।
और माँ अपने बेटे की खुशी के लिए सब कुछ करने को तैयार रहती है। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कथोपकथन या फिर जो संवाद योजना है वह किस प्रकार से इस कहानी के लिए इस किस प्रकार से वह इस तत्व पर खरी उतरती है। सफल कहानी में संवाद का उद्देश्य मुख्यतः अंतर्द्वंद्व एवं संघर्ष की सृष्टि करना होता है, किंतु गौण रूप से संवाद एक पात्र की, कोई भी संवाद जो होता है वो पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं को भी अभिव्यक्त करते हैं। और जो संवाद है वो हमेशा छोटे, चुस्त, चटुल, प्रभावी, रोचक, पात्रानुकूल और प्रसंग के अनुसार होने चाहिए। संवादों की दृष्टि से जो ये कहानी है वो एकदम श्रेष्ठ है। कैसे? हम देखते हैं चीफ और श्यामनाथ की माँ का संवाद हम देखते हैं इसमें। माँ हाथ मिलाओ, पर माँ हाथ कैसे मिलाती? दाएं हाथ में तो माला थी। घबराहट में माँ ने बायां हाथ ही साहब के दाएं हाथ में रख दिया। श्यामनाथ यह देखकर दिल में जल उठे। देसी अफसरों की स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। यूं नहीं माँ, तुम तो जानती हो दायां हाथ मिलाया जाता है, दायां हाथ मिलाओ। मगर तब तक चीफ माँ का बायां हाथ ही बार बार हिलाकर कह रहे थे, हाउ डू यू डू? कहो माँ, मैं ठीक हूँ, श्यामनाथ अपनी माँ से कहते हैं। खैरियत से हूँ। माँ कहती है मैं ठीक हूँ। फिर वो श्यामनाथ अपनी माँ को कहते हैं, कहो माँ, हाउ डू यू डू? देखा किस प्रकार छोटे छोटे संवादों से कहानीकार ने कहानी में पात्रों के जो चरित्र को एकदम उजागर हम लोगों के सामने, पाठक के सामने उजागर किया है। अब चलिए देखते हैं चौथा तत्व, देशकाल तथा वातावरण। देशकाल में कहानी को सफल, आकर्षक एवं प्रभावपूर्ण बनाने के लिए स्थान और समय का समन्वय परम अपेक्षित है। कहानी में अधिक समय एवं अनेक देशों की घटनाओं के चित्रण का अवकाश नहीं होता, मतलब बहुत ज़्यादा समय नहीं होता, क्योंकि कहानियाँ छोटी होती हैं और ना ही इसमें ज़्यादा घटनाएं एक साथ हम लिख सकते हैं। उसमें किसी एक स्थान और एक समय की घटना का ही चित्रण होता है। देशकाल के अतिरिक्त जो वातावरण है वह भी कहानी के लिए महत्वपूर्ण तत्व है। ऐतिहासिक और पौराणिक कहानियों में वातावरण का महत्व बहुत अधिक होता है। इस प्रकार की कहानियों को युगीन संस्कृति एवं सभ्यता के चित्रण से कहानी के वातावरण को सरस बनाया जाता है। अब हम देखते हैं चीफ की दावत कहानी में लेखक ने आंतरिक और बाह्य दोनों वातावरण को कितनी कुशलता से उभारा है। अब मैं उसका उदाहरण आपको बता रही हूँ कि किस तरह से उन्होंने देशकाल और वातावरण पर उनकी कहानी एकदम खरी उतरती है। जब मेहमान बैठ गए और माँ पर से सबकी आंखें हट गई तो माँ धीरे से कुर्सी पर से उठी और सबसे नजरें बचाती हुई अपनी कोठरी में चली गई। मगर कोठरी में बैठने की देर थी, आंखों से छल छल आंसू बहने लगे। दुपट्टे से बार बार उन्हें पहुंचती, पर वह बार बार उमड़ आते, जैसे बरसों का बांध तोड़कर उमड़ आया हो। माँ ने बहुतेरा दिल को समझाया, हाथ जोड़े, भगवान का नाम लिया, बेटे की चिरायु होने की प्रार्थना की, बार बार आंखें बंद की, मगर आंसू बरसात के पानी की तरह जैसे थमने में ही ना आते थे। अब हम देखते हैं भाषा शैली के जो तत्व है उसके आधार पर कहानी कितनी सशक्त है। आज के युग में कहानी की सबसे लोकप्रिय विधा है भाषा शैली। कहानीकार को देशकाल, पात्र एवं भाव के अनुसार भाषा एवं अभिव्यंजना शैली का प्रयोग करना पड़ता है। कहानी के प्रस्तुतिकरण की पद्धति को शैली कहते हैं। और दोस्तों, शैली के 5 रूप होते हैं। पहला कौन सा? वर्णनात्मक, पत्रात्मक, आत्मकथात्मक, डायरी एवं मिश्रित शैलियां। दोस्तों, जो वर्णनात्मक शैली है इसमें कहानी का सारी कहानी स्वयं को सुनाता है। पत्रात्मक शैली में पत्रों के माध्यम से सारी कथा कही जाती है। और आत्मकथात्मक शैली में पात्र स्वयं अपनी कथा सुनाते हैं। और डायरी शैली में पात्र की डायरी के माध्यम से कथा कही जाती है। और मिश्रित शैली में विभिन्न शैलियों का मिश्रण रहता है। अब देखिए, भाषा शैली की दृष्टि से यह कहानी श्रेष्ठ है। कैसे? माँ साहब कहते हैं, कोई गाना सुनाओ, कोई पुराना गीत, तुम्हें तो कितने ही याद होंगे। माँ धीरे से बोली, मैं क्या गाऊंगी बेटा, मैंने कब गाया है? वाह माँ,
मेहमान का कहा भी कोई टालता है। मैं क्या गाऊं बेटा, मुझे क्या आता है। वहाँ कोई बढ़िया टप्पे सुना दो, दो पत्थर अनारा दे। देसी अफसर और उनकी स्त्रियों ने इस सुझाव पर तालियां पीटी। माँ कभी दीन दृष्टि से बेटे के चेहरे को देखती है और फिर कभी पास खड़ी बहू के चेहरे को। इतने में बेटे ने गंभीर आदेश भरे लहजे में माँ कहा, माँ। इसके बाद हाँ या ना का तो सवाल ही ना उठता था। माँ बैठ गई और क्षीण दुर्बल लरसती आवाज में एक पुराना विवाह के गीत की 3 पंक्तियां गाई। पंक्तियां सुनकर देसी स्त्रियां खिलखिला के हंस उठी और फिर 3 पंक्तियां गाकर माँ चुप हो गई। तो देखिए किस तरह से कितनी सशक्त भाषा शैली का प्रयोग लेखक ने, कहानीकार ने इसमें किया है। अब हम इसके उद्देश्य को जानते हैं। सामान्य रूप में कहानी का उद्देश्य क्या होता है? दर्शकों का, पाठकों का मनोरंजन करना। साथ ही उसमें जीवन संबंधी दृष्टिकोण भी चित्रित किए जाते हैं। कहानीकार कहीं सुधार को तो कहीं आदर्श एवं यथार्थ के चित्रण को कहानी का उद्देश्य मानकर चलता है। आधुनिक युग में कहानी का उद्देश्य बहुमुखी भी है और विविधमुखी भी है। मनोविश्लेषण, अतीत का प्रेरणादायक चित्रण, वर्तमान के प्रति जागृत अभिनव नैतिक मूल्य का संस्थापन, सामाजिक साम्य वैषम्य का चित्रण, कोई भी कहानी का उद्देश्य हो सकता है। यानी कि कहानी के उद्देश्य बहुत प्रकार के होते हैं। इस कहानी में मध्यम वर्गीय परिवार में आगे बढ़ने की होड़ में पिछड़ते हुए संबंधों और मूल्यों को प्रस्तुत करने में बहुत यह कहानी सफल रही है। मतलब बेटे को माँ की परवाह नहीं है, उसे तो किसी भी तरह अपने बॉस को खुश करना है, चाहे उसके लिए उसकी माँ को कितनी भी परेशानी क्यों ना हो। तभी तो कहते हैं कि चीफ की दावत कहानी हर तत्व पर खरी उतरती है। तो दोस्तों हमने देखा कि किसी भी कहानी की समीक्षा तत्वों के आधार पर हम किस प्रकार कर सकते हैं। कहानी के 6 तत्व यदि हमें आते हैं, समझ आते हैं, तो हम किसी भी कहानी की समीक्षा तत्वों के आधार पर आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों इसी प्रकार हिंदी भाषा के और भी महत्वपूर्ण विषयों पर अपने अगले अध्यायों में हम चर्चा करेंगे। उसके लिए आपको मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।